अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। सर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं आप, अपना तारुफ खुद करवाएं। शेर अफजल मरवत है कौन? फिल वक्त तो शेर अफजल ख़ान मरवत जो हैं वो इमरान ख़ान के काज का एक सिपाही है, जो उनकी की काज हैं उसको फ़ाइट कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल में ये मेरी कंप्रिहेंसिव डिफिनीशन है। इसके अलावा आप समझते हैं अब फिर शेर अफजल मरवत वो है जो इमरान खान के कॉज की एक जंग लड़ रहा है। जी बिल्कुल। सर, नाम भी आपका शेर है, काम भी आपके शेरों वाले हैं। वो हमने एक प्रोग्राम में देख लिया। ये इतनी हिम्मत, दलेरी, बहादुरी कैसे आई है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता हूँ। ये मेरे ख़्याल में वो कहते हैं ना, अपनी ज़ाती तारीफ़ होगी, लेकिन बेसिकली मैं वकील रहा हूँ और हूँ 30 साल से। मैं डील कर रहा हूँ क्राइम्स को, हर किस्म का जर्म, दहशतगर्दी, कत्ल, मकातले, रेप, नारकोटिक्स, वाइट कलर क्राइम, साइबर क्राइम। सारी ज़िंदगी जो है वो हमारी या इस साइड पे या उस साइड पे जराइम पेशा लोगों के साथ गुजरी है, जुल्म और जबर के साथ गुजरी हैं। हमेशा इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। तो जब आप इस पेशे में इतनी उम्र गुजार लें तो इसके बाद जो है फिर आपके लिए ये डर जो है, जो मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये एक ज़हनी कैफियत होती है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, अल्लाह ने जब उनकी ज़िंदगी जो लिखी होती हैं वो अल्लाह उनको अपने पास बुला लेता है। मेरा ये इंतहाई पुख्ता अकीदा है कि हमारी कोई मसलियत हमें नहीं बचा सकती है, और हमारी कोई बुज़दिली भी जो है वो हमें कोई रिलीफ़ नहीं दे सकती है। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है किसी भी इंसान का, अल्लाह ने उसी वक्त पे उस इंसान को उठाना है, और ये मेरे अपने ज़ाती तजर्बे की बात है। और फिर दूसरी बात ये है कि अपने इलाके में इतना कष्ट खून देखा, इतना ज़ुल्म देखा, इतने लाशें उठाई बशमूल अपने वालिद साहब की, कि अब मौत, ज़िंदगी, डर, खौफ ये लामानी हो चुके हैं। बल्कि अब मैं कहता रहता हूँ कि हमने अपने इलाके में तो दोज़ख देख ली है, और अब तो पाकिस्तानी दोज़ख बनता जा रहा है। तो लिहाजा ये जो ज़िंदगी है, आप समझे कि हम दोज़ख में गुजार रहे हैं। तो लिहाजा कौन सी ज़िंदगी और किस उम्मीद के लिए आदमी इस ज़िंदगी से प्यार करे? तो बेहतर नहीं है कि आदमी अपना सारा पलड़ा उसी खाते में डाल दे जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी ये कोशिश शायद पाकिस्तानियों की तकदीर बदल दे, पाकिस्तान की तकदीर बदल दे, हमारे आने वाले बच्चों की। हमारी तो जो ज़िंदगी थी इसी कष्ट खून में गुजरी, इसी जहालत में गुजरी, जुल्म जबर में गुजरी। तो लिहाजा आने वाले बच्चों को हम एक महफूज पाकिस्तान तो दे सकें, जहाँ पे इबाद फ़ारूक के बेटे अमार फ़ारूक जैसा बच्चा जो हैं वो उन तकालीफ से न गुज़रे, और जहाँ पे लोगों के घर जो हैं, उनकी ख़वातीन जो हैं वो इस तरह न घसीटी जाएँ, उनके चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हो, तक़द्दुस हो। बुनियादी इंसानी हकूक़ की जंग है, लोगों की आज़ादी की जंग है। क्यों कर आप तकरीबन पॉलिटिकल लैंडस्केप से पीटीआई की पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में लीडरशिप जो है एलिमिनेट कर चुके हैं, और जो रही सही हैं उनको अपने जेलों में डाला हुआ है। और हम आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं। यहाँ आपको माहौल नज़र आ रहा है कि कोई आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन जो है इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया रवा रखा गया है हो सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये बता दें, पहले आप JUIFA का हिस्सा रहे हैं। तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन की और क्या सोच के आपने ज्वाइन की थी? तहरीक इंसाफ जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ 9 साल गुजारे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे खलूस के साथ उसकी पार्टी के लिए बहैसियत एक कानूनी मुआविन के, और अपने इलाके में हमने जो हमसे बन सकता था काम किया। कुछ सियासी इख्तलाफात हो गए, मौलाना साहब जो हैं वो अब हमारे इलाके में
जो हैं उनकी अपनी एक सोच थी और मेरी अपनी एक सोच थी, लेकिन मेरा ख़्याल है जो हमारे इख्तिलाफ़ात बुनियादी तौर पर हुआ ये कि 2017 या 16 के एंड में परवेज़ खटक साहब की काबीना ने मुझे एक ड्राफ्ट लॉ बनाने का काम दिया था और वो ड्राफ्ट लॉ था विसल ब्लोअर लॉ। तो वो मैंने ड्राफ्ट बनाई और इस पर प्रेजेंटेशन मैंने दी कैबिनेट को और जिसमें खान साहब भी शरीक हुए थे। तो मैंने पहले भी कहा था, वो तस्वीर उधर कोने में पड़ी है। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो उस प्रेजेंटेशन में मरहूम जो सूबाई वज़ीर थे इनायतुल्लाह खान गंडापुर साहब के बेटे सरदार इकरामुल्लाह खान गंडापुर, उन्होंने खान साहब से मजाकन कहा कि जी ये इनको हमारे साथ होना चाहिए, ये मौलाना साहब के इसमें हैं, पार्टी में हैं। तो खान साहब ने फिर मुझे कहा कि नहीं, आप जैसे आदमी को तो हमारे साथ होना चाहिए। तो उस वक़्त मुझे तकरीबन 7-8 साल JVI के साथ हो गए थे। तो मैंने खान साहब को वैसी अज़राए तफन्नुन बात की। मैंने कहा जी वहाँ पे जो अब मकाम हैं, यहाँ पे वो मकाम हासिल करने के लिए मुझे 8 साल और गुजारने पड़ेंगे। तो एनी हाउ वो तस्वीर जब लीक हुई मीडिया पे, जब उन्होंने PTI के ऑफिशियल ने जारी की, तो उस पर शायद मौलाना साहब जो हैं वो थोड़े से उन्होंने फ़ील किया। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ये बात की। बहरहाल उससे थोड़ी सी बदगुमानी पैदा हुई जो आखिर में असद कैसर साहब जो थे। नहीं तो मरवत साहब ये बताएं, इमरान खान ही क्यों ऑप्शन था? जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ थे, आपने आके तहरीक इंसाफ ही क्यों ज्वाइन की थी? देखिए पूरे मुल्क में जो हमारी तारीख़ है, और मैं तारीख़ का तालिब इल्म रहा हूँ, बल्कि मैंने लॉ के अलावा और LLM 2 दफ़ा किए, मैंने तारीख़ में भी MA किया है और मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ। इस मुल्क में कोई बेवकूफ़ ही इनसे तवक्को रख सकेगा, जरदारी साहब से या मियाँ साहिबान से, वो इस मुल्क का क्या, मुल्क की क्या तकदीर तब्दील करेंगे। अभी जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि चौथी दफ़ा जो हैं मुझे मौका दें ताकि मैं आपके मईशत ठीक कर सकूँ, आपका मुल्क ठीक कर सकूँ। 3 दफ़ा जो अदवार गुजरे हैं उन्होंने तो मिल के ये पाकिस्तान को इस नहज पे, इस सतह पे पहुंचाया है। अब तो कोई अहमक ही ये सोच सकता है। देखिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास और पाकिस्तानियों के पास मौजूदा वक्त में इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपकी उम्मीद करप्शन के ख़िलाफ़, एहतसाब के ख़िलाफ़, रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़, जमहूरियत के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो क्रूसेड या जो काज खान का है, अगर इनमें से किसी और का है और किसी को उन पे यकीन आ सकता हो, तो फिर तो जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सर्वाइवल और सालिमियत इमरान खान के साथ जो है जुड़ी हुई है। अगर इमरान खान को आपने माइनस कर दिया तो आप समझ लें कि आपने पाकिस्तान से पाकिस्तान का मुस्तकबिल छीन लिया। फिर जो है मैं नहीं देख रहा हूँ कि हम बहैसियत कौम सर्वाइव कर सकेंगे। दिस इज़ व्हाट आई फर्मली बिलीव। इंतहाई पुख्ता मेरा यकीन है हमें इस वक्त पाकिस्तान को इन हालात से निपटने के लिए वाहिद जो लीडरशिप हैं जो डिलीवर कर सकती है, इन पे लोगों का एतमाद है, कौम का एतमाद है, बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी का है और सिर्फ पाकिस्तानियों का है। और लोग देख चुके हैं इस शख्स की ईमानदारी को, इस शख्स की मुल्क और कौम से मोहब्बत को। यही वो चीज़ें हैं जो अब जरदारी साहब से ये तवक्को रखें या उनके बेटे बिलावल से कि जनाब वो डिलीवर करेंगे, या मियाँ साहब अभी तो शहबाज शरीफ साहब 16 महीने हुकूमत करके गए, तो जिन हालात में उन्होंने मुल्क को छोड़ा, जो महंगाई ले आए, जो बदआमनी ले आया, अब फिर इनको मौका देना, इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान पे खुद ही कुलाड़ा मार रहे हैं, पाकिस्तान की सालिमियत पे और पाकिस्तान की वादानियत पे। ठीक है मरवत साहब, ये बताएं आजकल आपकी एक लड़ाई ट्रेंडिंग पे अफनानुल्लाह साहब के साथ हुई, वजह क्या बनी, क्यों लड़ाई की आपने? देखिए अफनानुल्लाह वाली लड़ाई, मेरा ख्याल है ये डिस्ट्रैक्शंस होंगी, ये इस पे हम बातें करें। हमारा एक बहुत बड़ा काज है जिस काज पे हम लगे हुए हैं और जो जिसके लिए सोशल मीडिया पे आपको डॉक्टर शेर अफजल मरवत कहा जा रहा है, क्या अब आप डॉक्टर भी बन गए? बस सोशल मीडिया है, कोई डॉक्टर बना रहे हैं और कोई बकरी बना रहे हैं। तो लिहाजा जिन्होंने बकरी बनाया है उनके खिलाफ तो हमने नोटिस जारी कर दिए हैं, और जिन्होंने डॉक्टर बनाया उन्होंने भी गलत बनाया है।
मैं वकील हूँ। बात ये है सिंपल सी है, एक आदमी ने नागवार और गालियों के बराबर बातें की मेरे लीडर के लिए, मेरे साइड पे बैठा हुआ था। बस तो लिहाजा अब आप लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी आपने थामुल का हाथ जो है वो क्यों छोड़ा। तो बात ये है, तामुल जो है आप लोगों को और चीज़ों में भी नज़र आना चाहिए ना। हाल अब आपने हमारा क्या किया हुआ है। बिल्कुल हम तो ज़हनी तौर पे और जज्बाती तौर पे इस अपनी पार्टी के साथ होते हुए ज़ुल्म को देख के समझ ही नहीं आ रही है कि ये क्यों, ये हमें पीटीआई वालों को इस तरह समझ रहे हैं जैसे पीटीआई वालों का कोई खुदा ही नहीं है। ऊपर से आप इधर बैठ के मुफ्ती आज़म बन के इमरान खान को काफिर या यहूदी गए। उनको सोचना चाहिए आजकल के हालात में हमारे जज्बात से खेलना बहुत ही, जिस तरह बीड़ों के चत्ते को जो है ना चिड़ने के मुतरादिफ है। ठीक है। अच्छा मरवा साहब, ये बता दें, बतौर इमरान खान वकील किन मुश्किलात का सामना अभी तक आपको करना पड़ा? इतनी मुश्किलात कभी 30 सालों में नहीं देखे जो इन खान साहब के केसेस में देखे हैं। एक तकलीफ हो तो मैं बताऊं, और अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो लोग कहेंगे अपना एहसान जता रहा है, लेकिन सिर्फ मुख्तसरन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हालात मैंने देखे, खान और खान की लीडरशिप दोनों का जिक्र होना चाहिए। आदमी का कलीजा फटता है जब हम अपने अगवा शुदगान लीडर्स के फैमिलीज, उनके बच्चों को देखते हैं, फिर उनके भाइयों के साथ जो रवैये रवा रखे जाते हैं। ये बात फारूक के घर में गया, वो छोटा प्यारा सा बच्चा, तो लिहाजा वो जो तकलीफ हम पे वो गुजरती है, जो विक्टम्स हैं, जो फैमिलीज हैं। खान तो फिर भी सीना थान के और ललकार के कहता रहा कि जी मैं तो हर किस्म की तकलीफ के लिए, लेकिन वकील पे प्रोफेशनल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं अपने क्लाइंट के साथ ज्यादती का। तो अलावा इसके फिर नाइंसाफ़ी हम देख रहे हैं पहली दफ़ा, बड़े धड़ल्ले से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, चीज़ें बड़ी मतलब है कि मैनेवर की जा रही हैं। ये चीज़ें हमने नहीं देखी थी। फिर वकला को जो तकालीफ दी जा रही हैं मुख्तलिफ़ अतराफ़ से और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वकला पे अब इतराज़ात तो कर रहे हैं। उनको ये चीज़ एहसास होना चाहिए कि हम अपने निज़ाम में जब किसी इंसाफ जिसके साथ न हुआ होता है, यानी जो विक्टिम होता है इनजस्टिस का, उसके लिए जब हम इंसाफ के लिए कोशिशें करते हैं तो हमारा कुव्वत बाजू अदालतें होती है, और दुनिया भर में यही निज़ाम है। इसके बाद जो है वो खुदा की ज़ात है। तो यहाँ पे तो हम अदालतों से भी फाइट कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ पूरा निज़ाम, और निज़ाम बेशक कंप्रोमाइज़ होता है, लेकिन कोर्ट जो थी वो हमारी वाहिद उम्मीद होती है और हर मुआशरे में होती है। तो ये चीज़ें जो हैं। ठीक। अच्छा मरवा साहब, मुझे ये बता दें, इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी औलाद को उससे दूर करना। सुनने में आया आपने इन केसेस को देखने के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, हकीकत है ये? जी मैंने भेजा हुआ है। सिर्फ इस वजह से कि बच्चों की वजह से कोई मुश्किलात आप पे ना आए? क्या सर, ऐसा महसूस होता है, आप अब बात के घर गए हैं, वहाँ भी एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा जो इस दुनिया से चला गया, एक तरफ आपके बच्चे भी हैं और आप। मेरा छोटा बेटा है और मेरी बड़ी उसके साथ जो है, तो कुछ अरसे के लिए मैंने उन दोनों भाइयों को बुलाया, दोनों बेटों को। तो वो मेरे साथ ही रात को सोया करता था। अब वो हर वक्त रोता रहता है, खुद उस पे मतलब है कि इम्पेक्ट्स हैं, और वो मैं ज़ुल्म समझता हूँ अपने बेटे पे। लेकिन बात ये है कि मजबूरी है ना, आपने बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो खैर है, अपने ऊपर जबर कर लेते हैं, और यही चीज़ें हैं जो आपके फ़ाइट का हिस्सा हैं। जी इमरान रियाज साहब वापस आए हैं, उनकी कंडीशन आपने देखी है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? इमरान रियाज साहब जो हैं, ये और इनके ख़ानदान ने जो भुगता है, देखें वो एक पंगोड़ा होता है जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है।
तो एक बाप था, वो बेटा चीख रहा था, रो रहा था, तो बाप ने जो है गरज के उसको डराने के लिए उस पर ज़ोर से आवाज़ निकाली। तो बेटी कड़ी थी, जो वो बड़ी थी थोड़ी, उसने बच्चे को पंगोड़े में डाल के पंगोड़ा हिलाना शुरू किया और चंद ही लम्हों में बच्चा सो गया। रियासत माँ की तरह होती है। ये हमारा मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की जो रियासत है, ये अवाम के लिए माँ की हैसियत रखती है। उनकी आज़ादी, उनकी डिग्निटी, उनके बुनियादी हकूक़, उनको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट देना और उनसे कोई तफरीकी सलूक न करना, ये आइन फराहम करता है। तो जब पुलिस के सिपाही बिला वारंट के आपके घर में दंदनाते हुए दाखिल होते हैं, इसी पुलिस ने उनको अगवा किया एयरपोर्ट से और आईजी जो हैं तारीख़ें लेता रहा, तो जब ये तमाम सरकारी इदारे आपके ख़िलाफ़ वसीले जबर बन जाए, ज़ुल्म का एक टूल बन जाए, तो वो पंगोड़ा कौन झूलेगा? हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। मुल्क जो है उसको, अवाम को अपनी रियासत की मोहब्बत की ज़रूरत है। इन चीज़ों से, इन जबर के रवैयों से और इन हथकंडों से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटती तो 9 मई और अब अक्टूबर की 2 तारीख में तो काफ़ी अयाम गुजर गए। जिन लोगों ने ठहरना था, डटना था, वो डट गए और मेरा ख्याल है इस डटे जाने ने और लोगों को हौसला दे दिया है। ज़रूरत है कि रियासत एहसास करे और आवाम को माँ समझ के ट्रीटमेंट दे। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें जीने दें, जो हमारा बुनियादी हक है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। कल उन्होंने एक जलसा किया है, वो भी आपने देखा होगा, और उनकी वापसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, खुशाइन बात इस तरह है कि वो कानून से भागे हुए थे। अगर वो कानून को फेस करके, अदालत को फेस करके जो हैं अपने आप को विंडिकेट कराते हैं। दूसरी बात ये खुशाइंदी इस तरह है कि पाकिस्तान में तमाम सियासी क़ुव्वतों को इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। उनकी पार्टी को भी उनका कायद लीड करें, अपनी कैंपेन करें। ये हेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं। इस पे मेरा ख्याल है किसी का तनकीद का हक नहीं बनता है। लेकिन अगर उनको किसी कमिटमेंट के तहत लाया जा रहा है और पूरे कौम के हकूक़ को कंप्रोमाइज़ करके उनको कोई कमिटमेंट की जा रही है कि ये आपको वज़ीर आज़म बना देंगे, तो ये पूरे मुल्क और पूरे अवाम के साथ इंतहाई ज़्यादती होगी, इस मुल्क की बदनसीबी होगी। अच्छा मनोज साहब, ये बताते हैं आइंदा कोई इलेक्शन वगैरह लड़ने का इरादा है आपका? मेरी ज़ाती राय ये है कि सियासत में मेरा रहने या न रहने का फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे। ठीक है। इमरान खान के केसेस को आप देख रहे हैं, कितनी फ़ीस लेते हैं? और इसके अलावा शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, उनके केसेस आपने देखे, उनसे भी फ़ीस ली है क्या आपने? देखिए, खान साहब का तो मैंने पहले बताया हुआ है कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है, बल्कि प्रिविलेज है हमारे लिए कि इतनी अजीम हस्ती की हम वकालत करें, और अल्लाह नसीब वालों को ये मौके देता है। जो पीटीआई लीडरशिप है, अब आप क्या तवक्कुर रखते हैं कि ये बंदा अगवा हैं या जेल में हैं और मैं उनसे फ़ीसें की तलबी करूं या अखराजात तलब करूं? मेरा ख्याल नहीं है, हमने किसी से 1 रुपए फ़ीस नहीं ली है। और मुझे ये देखिए, उनके साथ हम सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने की है और जो वकालत से हटकर हैं, कि मैंने इन तमाम ख़ानदानों को और इन तमाम पीटीआई के लीडर्स को मैंने हौसला दिया है, मैंने उनको इनकरेज किया है, मैंने स्ट्रेंथन किया है उनको, उनके बच्चों को उम्मीद दी। आज भी ये आपके सामने, आपसे पहले आए थे इफ्तिखार दुरानी साहब, उसके बच्चे मेरे पास आए थे जब वो अगवा हुआ था, तो आज भी वो बता रहे थे। तो मुझे याद है ना कि वो फैमिली किस हालत में होती है, और बहुत सारे आए और मैंने उनकी हालत इज़हार देखी है। तो लिहाजा ऐसे लोग मोहब्बत, केयर और खलूस के
ये हैं। और ये मैं बता दूं, ये किसी भी मुसलमान या किसी भी इंसान के लिए बतौर वकील, मैं अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, यहाँ पे तो मेरा पार्टी का काज है, लेकिन अगर कोई इस तरह विक्टिम हो गए नाइंसाफ़ी का, जुल्म का या जबर का, तो मेरा ख्याल है कि इसमें मैं कोई एक लम्हे की देर नहीं करूँगा कि उनको फ्री खिदमत दूँ। ठीक है। अच्छा मरवत साहब ये बता दें, अब हम बात करते हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से। हर दूसरे बंदे का सवाल ये है कि इमरान खान कब बाहर आएंगे, कब रहा होंगे। सोशल मीडिया आप भी यूज़ करते हैं, आप भी देखते होंगे, हर कोई यही पूछता है। इसका जवाब क्या है, कब इमरान खान साहब बाहर आएंगे? इसका दारोमदार इस पे है कि अगर साइफर केस से पहले पहले दो जो नेब केसेस हैं जिसमें खान की बेल बिफोर खारिज हुई थी, आज 9 केसेस तो रिमांड हो गए। और ये बड़ा खुशाइन फैसला है कि खान की अब उन केसेस में गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। जो 2 नेब के केसेस हैं, वो उनकी पिटीशन जो हैं वो हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई थी। तो लिहाजा अगर साइफर में खान की ज़मानत होती है, तो जब तक उन 2 केसेस में हमें कोई प्रोटेक्शन खान साहब को न मिले, उनमें से खान की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन और उसमें कल केस दायर हो रहे हैं हाई कोर्ट में, अगर उसमें हमें जल्दी रिलीफ मिल जाता है, जिस तरह आज 9 केसेस में मिला है, और अब लाज़िमन ये रिलीफ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा फिर साइफर को ज़रा पीछे ले जाना होगा, क्योंकि वो खान की गिरफ्तारी अगर चाहते हैं तो वो अभी उनकी गिरफ्तारी इन 2 केसेस में कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, कब हम सब बाहर आ जाएंगे? कोई अंदाज़ा? कि आप अपने कानूनी माहिर हैं, आप क्या देखिए कहना चाहेंगे? देखिए कानूनी माहिर महारत जो है ना, वो हम उस वक़्त अपने तजर्बे, इल्म, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात करते हैं जब हम देखते हैं कि निज़ाम इंसाफ़ आपका बिल्कुल कानून के मुताबिक है। अब आपका निज़ाम इंसाफ़ बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। बहुत सारी लोग जो हैं मुंसिफ की कुर्सी पे बैठे हुए हमें कंप्रोमाइज़ नज़र आते हैं। तो लिहाजा ये अब सर्टनिटी से ये कहना कि खान साहब कब बाहर आएंगे, आज अगर इसमें ये नेब के केसेस शामिल होते तो मैं कह सकता था कि खान साहब की जो रिहाई हैं वो बड़ी जल्दी। जल्दी मुमकिन है। तो जब तक ये नेब के केसेस में हमें उसी तरह का आर्डर नहीं हो जाते हैं, और होना अब होगा ज़रूर, क्योंकि जो आज आर्डर हुआ है वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को अट्रैक्ट करता है कि जो ट्रीटमेंट इन केसेस में मिली है उस उनमें भी यही ट्रीटमेंट मिलेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि इस दौरान वो खान की गिरफ्तारी नहीं डालते हैं। ठीक है। अच्छा मरवा साहब ये बता दें, अभी तक इमरान खान साहब को अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया, और क्या समझते हैं 4 तारीख को पेश किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि साइफर उनकी देखें, आपने देखा ना साइफर केस, अब उन्होंने वही तरीक़ाकार दोबारा अडाप्ट कर लिया है। आज ही चालान आया है और 2 दिन की तारीख दी है। अब इसी अदालत में मेरे केसेस पड़े हुए हैं सालों से, ठीक है ना जी। क्या इसमें साइफर केस में इतनी जल्दी है? हम तोशाखाने में भी चीखते रहे, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा ये कतई खान साहब को उस अंदाज में नाइंसाफ़ी उनके साथ नहीं कर सकेंगे जिस तरह तोशाखाना में उनके साथ हुई। आपकी इमरान खान से जेल में मुलाकात जारी रहती है, काफ़ी दफ़ा आपकी मुलाकात हुई है, कैसा देख रहे हैं आप खान साहब को जेल में? खान साहब देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, खान साहब जब भी हम जाते हैं वो हमें हौसले देते हैं। वो खुद एक पहाड़ हैं इस्तिकामत का, हौसले का, बहादुरी का। देखिए, इसीलिए तो हम फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो हम उसको मुर्शिद कहते हैं कि उसकी ज़ात में, उसके हौसले में हमारा वही मेयार पे वो पूरा उतर रहे हैं जिस तरह हम अपने एक मुर्शिद को चाहते हैं। कोई कमज़ोरी जो है उसको न तोड़ सकी। तो लिहाजा ये अल्लाह ने एक खान दिया है पाकिस्तान को। न इससे पहले कोई लीडर आया पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, और ना मेरा ख़्याल है कि ऐसी जामे शख्सियत जो अपनी ज़ात में मुकम्मल एक, आप समझे कि एक अंजमन है, वो जिस तरीके से
वो तरतीब रखना चाहता है या करना चाहता है। ये पाकिस्तानियों की बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर वो अपने दौर में ऐसी शख्सियत से मुस्तफ़ीद ना हो। आखिरी सवाल, अगला वज़ीर आज़म इमरान खान को देख रहे हैं आप? देखें, अगर मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं, साफ शफाफ, अभी बातें चल रही हैं डील की कि मोहम्मद अली दुरानी साहब लगे, कौन सा डील? हम क्या मांग रहे हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें जीने दो, हमें कानून के मुताबिक हमारे हकूक़ गस्ब न करो, हमें मुआशरे में अपना जमहूरी किरदार उसी तरह अदा करने दो जिस तरह जो हैं दीगर पार्टीज़ के वर्कर्स अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं, जो आइन भी कहता है, आइन मैंडेट करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और आइन ये भी कहता है कि किसी के साथ ज़ुल्म ज़्यादती ना करो, तो हम तो वो मांग रहे हैं जो आइन और कानून हमें देता है। अगर इसको कोई डील समझता है, हम कतईन इस चीज़ पे राज़ी नहीं है कि खान, क्योंकि खान के बग़ैर तो ना कोई PTI है और ना कोई हमारा फ्यूचर है। तो लिहाजा पाकिस्तान में तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं, और गिला ये भी आता है ना जो हमारी सियासी पार्टीज़ है, देखो कितना ज़ुल्म हुआ पूरे पाकिस्तान में। किसी एक पार्टी को ये तौफीक नहीं हुई कि बुनियादी हकूक़ की वायलेशन पे कंडेम करे, बल्कि उन्होंने चस ली, मज़े लिए, और इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि जनाब ये PTI जो है हमारे लिए तोड़ी जा रही है। वज़ीर आज़म खान साहब को देख रहे हैं आप या नहीं देख रहे? वो तो मेरा पहले से ही वज़ीर आज़म है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी हम में इतनी क़ुव्वत हैं, हमारे इरादों में इतनी इस्तिकामत हैं कि हम अपने वर्कर्स और पार्टी को इलेक्शन में बिल्कुल उसी तरह उनकी क़ियादत कर सकते हैं, या हमारी पार्टी जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं और वोट की रिगिंग को रोक सकती है। और मैं आपके तवज्जुह से यकीन दिलाना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को कि खान को वज़ीर आज़म बनाना है और पाकिस्तान को अपने आगे ले जाना है। तो फिर ये आने वाले 3 महीने बड़े क्रूशल हैं। इनमें आपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए PTI के कॉर्नर मीटिंग में शिरकत करनी है, PTI को हौसला देना है, वर्कर को स्ट्रेंथन करना है, और जो हमारी कैंपेन होगी इंशाल्लाह उस वक़्त कोई रुकावटें हमें रोक नहीं सकेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। और जी, मैं इंशाल्लाह एडवांस में आपको कहता हूँ, हौसले अज़म और इस्तिकामत के साथ इलेक्शन में हिस्सा लोगे, इमरान खान आपका पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म है आने वाला। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।